हेलो गाइस, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4th चैप्टर स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 के बीच की स्टडी करेंगे। मतलब फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने किस तरीके की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा। तो आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। तो जो 1947 से 1990 के बीच का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज अपनाई जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो पाई। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपनी इन्फेंट एज में था। मतलब उस समय पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टूवर्ड जीडीपी बहुत कम कंट्रीब्यूट करता था। दूसरी बात, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को बहुत कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन हुआ करता था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाता था। दूसरी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर टूवर्ड जीडीपी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता था। बट समझने की बात यह है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ क्यों था। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत हाई लेवल पे उसका एक्सप्लोटेशन करा था। बिकॉज जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंडिपेंडेंस से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या होता था कि हमारे जो मोस्ट ऑफ इंडियंस थे वो क्या थे, हैंडमेड गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। और हैंडमेड गुड्स की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी हुआ करती थी जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर तो उन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ ही करती थी। साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उनके अंदर भी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन गुड्स के ऊपर मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो गुड्स हैं, हैंडमेड गुड्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, ड्यूटीज लगा दी, जिसकी वजह से हैंडमेड गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए और उसकी वजह से उसकी डिमांड में कमी आ गई। और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि हमारे हैंडमेड गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। इसलिए हमारे जो इंडियन हैंडमेड मेकर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट गुड्स का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो ये कारण था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हो गया था। तो इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कोई भी इनिशिएट्स नहीं लिए थे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ था। बट इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए उसके बाद से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होना चालू हुई थी। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना उसके ऊपर था। बट जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो 1956 के अंदर अपनाया गया था उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज को लाना और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करना, इस सब के ऊपर बल दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर आज हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी खासी स्थिति के अंदर है। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। इन 4 टॉपिक्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आज किस स्थिति में है और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट और होनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अच्छे से कॉम्पिटिट कर पाए और वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज के साथ में कंपटीशन कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे जो कि इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आज हम इस चैप्टर के इस टॉपिक की बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो जो इंडस्ट्री होती है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो उसके लिए जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। बिकॉज जो इंडस्ट्री होती है वो मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एंड जो इंडस्ट्री होती है वो जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्री की वजह से जीडीपी बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाती है एंड जो इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स की सप्लाई कर पाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए। और जो इंडस्ट्री होती है
उसकी वजह से सिविलाइजेशन बढ़ता है। मतलब जो पीपल्स होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और इंडस्ट्री की वजह से ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ हो पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रेड हो पाता है ऑल ओवर कंट्री के अंदर। तो आप समझ सकते हो जो इंडस्ट्री है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री को समझने के लिए मैंने इसे 7 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन 7 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे है ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्री होती है वो ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रोल प्ले करती है। सेकंड नंबर पे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो इंडस्ट्री है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट देखिए, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे जो मशीनरी प्रोवाइड करती है वो इंडस्ट्री करती है। मतलब जो इंडस्ट्री होती है वो सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, मतलब जो फार्मिंग है उसके लिए जो मशीनों का यूज किया जाता है उसकी सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। तो जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रोथ प्रोसेस को क्या कर देती है? तेज कर देती है, मतलब उसे गति प्रदान कर देती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब जो सभ्यता का विकास होता है वो किसकी वजह से हो पाता है? इंडस्ट्री की वजह से। बिकॉज जो इंडस्ट्री होती है उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, मतलब शहरीकरण, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से सिविलाइजेशन बढ़ता है। तो देखिए सिक्स पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो देखिए इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है, मतलब आधारिक संरचना का विकास होता है। सेवंथ पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन टू अ नॉन ऑफ ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या है? ग्रोथ की एक अनिवार्य कंडीशन है, शर्त है, जो भी आप कहना चाहो। तो इन 7 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से एनालाइज कर पाओगे कि जो इंडस्ट्री है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इन पॉइंट्स की बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है? इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर कंट्री के अंदर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब संस्थागत हस्तांतरण होगा। मतलब क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा और जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करता है एज कंपेयर एग्रीकल्चर गुड्स का। इसलिए जो कंज्यूमर होता है वो इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स होते हैं, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए होते हैं, मतलब जीवन निर्वाह के लिए, वो कंफर्ट के लिए नहीं होते हैं। बट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी देता है, साथ में कंफर्ट भी करता है। तो इसलिए जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करता है। तो ये जो इकोनॉमिक फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए इंडस्ट्री जो है क्या है? ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्री सर्व एज ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? ईपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एज जीडीपी राइज देयर इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया जब इकोनॉमी के अंदर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा होता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी कम होएगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो पहले ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ था, जब जीडीपी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। अब क्या होगा कि जब मान लीजिए जीडीपी में इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसका मतलब उस समय पर कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा था। बट जीडीपी के अंदर जब
ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इंजन ऑफ ग्रोथ अब कौन रिप्लेस करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब क्या होगा कि अब मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर ज्यादा तेजी से जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो इंजन ऑफ ग्रोथ होएगा वो कौन कौन होएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्री होएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस इज बिकॉज अनलाइक ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से भिन्न इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स विच द कंज्यूमर वुड लाइक टू कंज्यूम एज देयर इनकम राइज। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करना पसंद करता है एज कंपेयर एग्रीकल्चर गुड्स। बिकॉज जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो सिर्फ नेसेसिटी होते हैं, मतलब वो जीवन निर्वाह के लिए कंज्यूम किए जाते हैं। बट जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर की लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करते हैं और साथ में वो कंफर्ट के लिए भी यूज होते हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन करता है, ना कि एग्रीकल्चर गुड्स का। फोर्थ पॉइंट देखिए, द राइज इन डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन राइज इन इनकम इज ऑलवेज मॉडेस्ट। तो देखिए जब मान लीजिए एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड है अगर वो राइज होती है, बट जो इनकम होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, मॉडेस्ट होती है। क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड है वो ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो सिर्फ नेसेसिटी के लिए होते हैं, मतलब अनिवार्य होते हैं जीवन निर्वाह के लिए। सिर्फ उसके अंदर क्या होता है कि उतना ही लोग कंजप्शन करते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, उससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं कर पाते। बट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है वो वैरायटी ऑफ गुड्स का कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेहतर होता चले जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए, बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक राइस एंड व्हीट आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैव लो इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब मैंने आपको बताया कि जब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल गुड्स का ज्यादा कंजप्शन करता है। क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो सिर्फ नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, मतलब जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य होते हैं। इसलिए जब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड नहीं करता है, वो किसकी करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो आप समझ गए होंगे फिफ्थ पॉइंट को। सिक्स पॉइंट देखिए, दस इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर एज ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया अब क्या हो गया है कि इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एग्रीकल्चर को एज ए ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो मतलब देखिए एक इंडिपेंडेंस का टाइम भी था, उस समय पर इंजन ऑफ ग्रोथ कौन था, एग्रीकल्चर सेक्टर, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जैसे जैसे जीडीपी के अंदर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और अब क्या हो गया, ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना ओवरलोडेड हो चुका है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अब नहीं मिल सकता, उसके अंदर बहुत हाई लेवल पे डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो इसलिए आज के टाइम पीरियड पे अगर कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो वो क्या है, इंडस्ट्री है। क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले से ही ओवरलोडेड है, उसके अंदर अगर आप ज्यादा लोग मतलब वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा इंगेज होगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बर्डन बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस बिकम अ सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर बर्डन एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। अब एक देखिए एक बात, हमारा इंडिया के अंदर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना को छोड़ के। अब क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, बट जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो उस बढ़ते हुए लेबर फोर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं मिलेगा तो किसके अंदर मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड पॉइंट देखिए, इन फैक्ट विद द राइज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। तो देखिए आप एक बात समझिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, बट फिर भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या करा, बहुत सारी लेबर फोर्स को रिलीज कर दिया। अब उस एक्सेस लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मिल सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इट कैन बी गेनफुल एम्प्लॉयड ओनली इन दी ऑक्यूपेशन ऑफ आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब एक बात बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इतनी सारी वर्कफोर्स को रिलीज करा, अब उन वर्कफोर्स को या लेबर सप्लाई को अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा
तो वो कहाँ मिलेगा, आउटसाइड एग्रीकल्चर ही मिलेगा। तो आउटसाइड एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हो सकती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेक्स्ट। तो रोजगार प्रोवाइड करने के मामले में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कोर रोल प्ले करती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, मतलब कृषि के यंत्रीकृत साधनों का स्रोत। अब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जितनी भी मशीनें यूज होती है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन सभी मशीनों की जो सप्लाई होती है वो इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर या फार्मिंग के अंदर जो मैकेनाइजेशन हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करा है वो सिर्फ इंडस्ट्री ने करा है। जब से इंडस्ट्री के अंदर मशीनों का प्रोडक्शन हुआ है तब से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मशीनों का यूज होने लगा है। तो जो भी मशीनें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज होती है वो सारी की सारी किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा, मतलब इंडस्ट्री के द्वारा। अब एक और बात समझने वाली है, जब से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मशीनों का यूज होने लगा है उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो हम एक बात सिंपल वे में कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई है उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करा है वो सिर्फ किसने करा है, इंडस्ट्री ने करा है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए सबसे पहले, यूज ऑफ मशीन लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर इन द फार्मिंग हैज बिकम अ पॉसिबल ओनली ओविंग द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो जो मशीनों का यूज पॉसिबल हो पाया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो किसकी वजह से हो पाया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, मैकेनाइजेशन हैज कॉज्ड एक्सपोनेंशियल राइज इन फार्म प्रोडक्टिविटी। तो जब से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैकेनाइजेशन हुआ है, मतलब मशीनीकरण हुआ है, उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर की फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो अब एक बात समझिए, जब मशीनों की वजह से, जो मशीनें इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस की हुई है उनकी वजह से फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री ने मशीनों की सप्लाई की है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। थर्ड, इट ओविंग टू मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब एक बात समझो, जब से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन के मामले में। तो एक और बात है कि जब से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मशीनों का यूज होने लगा है तब से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज इतना कैपेबल है कि वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री होने के बावजूद भी इतना फूड प्रोड्यूस कर पाता है कि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फूड इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, मतलब क्या है कि जो कृषि के अंदर मशीनों का यूज पॉसिबल हो पाया है उसके पीछे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है वो किसने करा है, इंडस्ट्री ने करा है। फोर्थ पॉइंट, इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसको क्या कर देती है, तेज कर देती है, समृद्धि की प्रक्रिया को तेज कर देती है। अब कैसे तेज कर देती है, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से कंज्यूमर के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज होता है, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करता है, एग्रीकल्चर गुड्स का कंजप्शन कम करता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं सिर्फ नेसेसिटी ऑफ लाइफ होते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। तो मैंने बताया आपको इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, डायनेमिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, मतलब जो समृद्धि की दर होती है, ग्रोथ प्रोसेस की जो स्पीड होती है उसको क्या कर देती है, तेज कर देती है। इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस को आप समझोगे और आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। मतलब क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के एब्सेंस में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और जो प्रोडक्शन होगा ना सिर्फ वो उतना ही हो पाएगा जिससे आप सर्वाइवल, मतलब जी सको। इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा कि आप उसे मार्केट सरप्लस कर लो, मार्केट के अंदर बेच दो, या आप वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोड्यूस कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे मतलब क्या होगा कि सिंपल सी बात यह है कि जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो उतने ही गुड्स का प्रोडक्शन हो पाएगा जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, जितना आपकी सब्सिस्टेंस के लिए हो सकता है।
आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में मशीनें नहीं होगी उस टाइम पीरियड में। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ। अभी देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ह्यूमन लाइफ में नई डायमेंशन ऐड कर देता है, मतलब उसकी सोच में, उसके समझने की शक्ति में, मैन के डिसीजन टेकिंग एबिलिटी में, सब में इंक्रीज कर देता है। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड को क्या कर देती है, तेज कर देती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट हैज जनरेट अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म। जो इंडस्ट्री है वो किसको जनरेट करती है, कंज्यूमरिज्म को, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ना वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एंडलेस कंजप्शन होता है ऑफ वैरायटी गुड्स का। तो देखिए पॉइंट को दोबारा से समझते हैं, इट जनरेट अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्यों होता है ऐसा? इट एंडलेस कंजप्शन ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है और उनका कंजप्शन होता है, इसी को ही क्या बोलते हो आप, कंज्यूमरिज्म बोलते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्री की वजह से हो पाता है। इंडस्ट्री क्या करती है कि जो ग्रोथ प्रोसेस होता है उसको बहुत ज्यादा तेज कर देती है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता का विकास। तो जो इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है उसके अंदर ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन को भी रखा जाता है। अब एक बात समझने वाली है कि जो सिविलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके ज्यादा अवेयर रहें, अपनी एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहें और अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहें। तो एक बात देखिए, ये सारी चीजें कहाँ पर ज्यादा हो पाती है, अर्बन एरिया के अंदर हो पाती है या रूरल एरिया के अंदर? मेरे ओपिनियन से तो अर्बन एरिया के लोगों को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा सीरियसनेस देखा जाता है, बट गांव के लोग इन सब को लेकर थोड़ा सा कम सीरियस रहते हैं। इसलिए एक बात समझने वाली ये है कि जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता है और अर्बनाइजेशन बढ़ता है उसकी वजह से सिविलाइजेशन बढ़ता है। तो देखिए पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। अर्बनाइजेशन हैड लेड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। एक बात मैंने बताई कि अर्बनाइजेशन बढ़ता है उसकी वजह से क्या बढ़ता है, सिविलाइजेशन बढ़ता है। अब बात समझने वाली ये है कि अर्बनाइजेशन कब बढ़ता है। अर्बनाइजेशन बढ़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, मतलब शहरीकरण बढ़ेगा, और जब शहरीकरण बढ़ता है तो सिविलाइजेशन बढ़ता है, मतलब सभ्य लोगों की संख्या शहरों के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर गाँव के अंदर। तो देखिए पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब एक बात देखिए, शहरों के लोग जो होते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। बट गांव के लोग थोड़ा क्या होते हैं, वो उस चीज के ऊपर कम ध्यान देते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो सिविलाइजेशन है उसके तहत क्या है, पर्सन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके क्या होता है, बहुत अवेयर रहता है, कॉन्शियस होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो जो अच्छे सभ्य लोग होंगे वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, अच्छी स्किल प्राप्त करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे। तो इसके लिए शहरों के लोग ज्यादा एफर्ट्स करते हैं एज कंपेयर गांव के। बट ऐसा नहीं है, गांव के अंदर ऐसा नहीं होता है, गांव के अंदर भी बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी स्किल्स के लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। अभी देखिए सिविलाइजेशन बढ़ने की वजह से ही तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग एक साथ रह पाते हैं। जिसका मतलब क्या है, अब लोग अपनी सिविलाइजेशन की वजह से, मतलब अच्छी एजुकेशन की वजह से लोग एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के लोग। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, अर्बनाइजेशन की वजह से। फोर्थ पॉइंट देखिए, द वर्ल्ड इकोनॉमी आर मर्ज इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो देखिए जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, मतलब इंडिया, अमेरिका, ये सारे के सारे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, सिविलाइजेशन की वजह से। तो जो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन है वो किसकी इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। मैं उम्मीद करता हूं आपको फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिक्स पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मतलब जो इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भी रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब आधारिक संरचना का विकास। अब एक बात समझने की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्री है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब डायरेक्ट लिंक होता है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री कांस्टेंट हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, पावर, एनर्जी, जो भी एलिमेंट्स होते हैं
किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये सारे कॉमनली किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। और एक और बड़ी बात है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है कंट्री के अंदर, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्प्रेड हो रहा है पूरी कंट्री के अंदर। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन दी कंट्री। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, मतलब आधारिक संरचना का विकास भी हो रहा है। आप देखते होंगे अपने नियर अबाउट नए नए बैंक्स खुल रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, कम्युनिकेशन के लिए नए नए टावर्स लग रहे हैं, अच्छे रोड बनते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ किस लिए पॉसिबल हो पाया, इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडस्ट्री टेंड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आज के टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्री है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में पहुंच चुकी है, स्प्रेड हो चुकी है। हर कंट्री के ईच पार्ट के अंदर, मतलब ईच स्टेट के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर न्यू न्यू इंडस्ट्रीज की स्थापना हो रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, एंड स्प्रेड ऑफ देयर इज एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जैसे जैसे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज खुलती जा रही है, स्टैब्लिश होती जा रही है, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। और देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो होती है वो कॉमनली जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। तो देखो, कॉमनली यूज फैसिलिटीज बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। तो मोस्ट ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है वो किसके द्वारा यूज की जाती है, सब कॉमन बिजनेसमैन के द्वारा या एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि जो इंडस्ट्री होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन दोनों के बीच में कैसा लिंक होता है, पॉजिटिव लिंक होता है। मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इनफैक्ट बोथ इंडस्ट्री ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। तो ये एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। फोर्थ पॉइंट, द ग्रोथ ऑफ वन स्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर। मतलब क्या होता है कि एक चीज, मतलब एक सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो दूसरे सेक्टर का ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, इसलिए कहते हैं इनके बीच में पॉजिटिव लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। सेवंथ पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन टू अ नॉन ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रोथ की एक अनिवार्य शर्त है, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इससे सिंपल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा तो ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। अब देखिए, आज के टाइम पीरियड में वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारी की सारी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है। मतलब वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड जीडीपी वो ज्यादा है एज कंपेयर प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। एक बड़ा एग्जांपल हमारे नेबर में भी ले सकते हैं, जैसे चाइना है। चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए जो चाइना की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अपने इंडिया है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कम फोकस किया जाता है, इसलिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम है। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर मान लीजिए उसको बहुत हद तक फैलाया जाता है, बढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का यूज किया जाता है, तो क्या होता है कि ग्रोथ की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। तो इस पॉइंट को समझते हैं, ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेट टू ईच अदर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेकन एज एन साइन टू अ नॉन ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक दूसरे से क्या बहुत निकट संबंध रखते हैं। और सिंपल सी बात ये क्या है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रोथ की एक अनिवार्य शर्त है, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, इंप्लाइंग दैट ग्रोथ ऑक्यूर एज द व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्प्रेड। देखिए, अगर ग्रोथ तभी होगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्प्रेड होएगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, it is a fact that most developed countries today are industrialized countries। आज के टाइम पे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारी की सारी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है, मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड है। वहां पर इंडस्ट्री को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी वहां पर ज्यादा होता है। थर्ड, इन फैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज एन इनविटेबल रूट टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आज के टाइम पीरियड पे वो क्या है, समृद्धि का एक रास्ता, रूट बन गया है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको समृद्धि के रास्ते पे चलना है, ग्रोथ के रास्ते पे चलना है, तो सिंपल सी बात है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको 7 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आज हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री को समझने के लिए 7th पॉइंट की डिस्कशन करी, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा पॉइंट सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, फोर्थ पॉइंट इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, फिफ्थ पॉइंट ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एंड सिक्स पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एंड 7th पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन क्वा नोन ऑफ ग्रोथ। तो ये 7 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से एनालाइज कर पाओगे, मतलब अपना व्यू दे पाओगे कि जो इंडस्ट्री है वो किस लिए इंपॉर्टेंस रखती है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।